अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी सीकर्स। मेरा नाम है सुभान और अब हम शुरू करने वाले हैं CS301 की लेक्चर सीरीज़। CS301 असल में बेसिकली डाटा स्ट्रक्चर के रिलेटेड है बड़ी, और ये नॉर्मली ये है कि हमारा जो अगर वर्चुअल यूनिवर्सिटी के पेपर वाइज या कॉन्सेप्ट वाइज देखा जाए तो ये कॉन्सेप्चुअल बुक है। आपको जो पेपर आता है वो कॉन्सेप्चुअल आता है, यानी कि प्रोग्रामिंग इसमें इतनी नहीं होती। हाँ, हैंडआउट्स में आपको प्रोग्रामिंग मिलेगी, प्रोग्राम्स मिलेंगे, बट वो ये है कि हमने जो डाटा स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं तो उनको इम्प्लीमेंट करने का मेथड हम पढ़ेंगे उसमें प्रोग्रामिंग में। बट ये है कि अगर आप पेपर वाइज देखेंगे तो पेपर वाइज आपकी प्रोग्रामिंग नहीं आती, अगर आएगी तो बहुत थोड़ी ना होने के बराबर। हाँ, MCQs वगैरह में पूछी जा सकती है, जस्ट उतनी ही हद तक होती है। क्वेश्चन में बहुत कम, ज़्यादातर यही होता है कि लॉन्ग में या शॉर्ट में हमारे जो यही डाटा स्ट्रक्चर होंगे इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये इस टाइप का पेपर है जिसमें प्रोग्रामिंग कम आएगी तो हम कोशिश करेंगे इसके कॉन्सेप्ट अच्छे से समझें। तो मैं आपको ये बोर्ड के ऊपर ही लेक्चर समझाऊंगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हो, जहाँ पर प्रोग्रामिंग की ज़रूरत होगी वो मैं आपको कंप्यूटर के ऊपर करवा दिया करूँगा। हमारे जो लेक्चर्स हैं CS301 के, फर्स्ट लेक्चर जो है वो सिंपल एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है बड़ा, बट अच्छा खासा इसमें इंट्रोडक्शन दिया गया है। सबसे पहले है जी डाटा स्ट्रक्चर, कि डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है। डाटा स्ट्रक्चर ऐसा में हमने डाटा का वर्ड तो पढ़ चुके हैं, मैंने आपको लेक्चर दिए थे, आप वो 2-3 लेक्चर देखेंगे तो आपका ये वाला जो कोर्स है काफ़ी हद तक बेहतर गुजरेगा। तो वो 2-3 लेक्चर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप में से जिसने नहीं देखा वो 2-3 लेक्चर देख सकते हैं। डाटा के बारे में बता चुका, डाटा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। ठीक है, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर, यानी कि हमारी चीज़ों का जो मजमूआ होता है उसको हम डाटा कहते हैं। अब जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो बेसिकली आप या तो बाहर से डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं या अपना डाटा इंफॉर्मेशन बाहर बता रहे होते हैं। नॉर्मली ये होता है कि प्रोग्राम पहले तो डाटा कलेक्ट करता है और फिर ही उसको देता है। डाटा स्ट्रक्चर असल में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा है बड़ा। डाटा स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो क्या है बड़ा, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डाटा, कि हम डाटा को ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका कमरा है बड़ा और आपके पास लाखों बुक्स हैं, ये लाइब्रेरी में है पढ़े आप, और हर एक बुक आपने रखी हुई है आपने कहीं पर भी, तो क्या आप उसको एक्सेस कर सकेंगे इजीली, या आपको पता हो कौन सी बुक कहाँ नहीं। तो हम उसको ऑर्गेनाइज करके ब्लॉक्स बनाते हैं, फिर उनके अंदर इजीली डाटा रखते हैं ताकि हम उसको इजीली गेट कर सकें, आसानी से उसमें नई बुक ऐड कर सकें, और इस तरह के जो भी हमने मामलात करने हम वो कर सकें। ठीक है, लाइब्रेरी के अंदर, इस घर में भी अगर आप करते हैं कुछ चीज़ें तो हम चाहते हैं कि हमारी हर चीज़ हर जगह पर पड़ी हो, हमें पता हो कहाँ कहाँ मौजूद है, और उसमें चीज़ को निकालना रखना सब कुछ आसान हो। तो जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो असल में हमने मेमोरी में डाटा रखना होता है। हम चाहते तो डाटा स्ट्रक्चर हमारी हेल्प करते हैं उस डाटा को ऑर्गेनाइज फॉर्म में वहाँ रखने में, फिर उसको वहाँ से हासिल करना भी आसान हो, उसमें नया डाटा ऐड करना भी आसान हो, और उसके ऊपर प्रोसेसिंग करना भी ईजी हो, यानी कि अगर आपने कुछ कैलकुलेशन वगैरह करनी है तो वो भी करना आसान हो। तो उस चीज़ को हम जिसकी मर्जी हम करते हैं सब कुछ, उसको हम डाटा स्ट्रक्चर कहते हैं, कि हमारे डाटा का स्ट्रक्चर मेमोरी के अंदर किस तरह का हो। और वो चूज़ हम कब करते हैं, हम अपने प्रोग्राम की बेस पर चूज़ करते हैं कि हमारा प्रोग्राम किस तरह का है और हम डाटा किस तरह से स्टोर करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप लाइब्रेरी में तो आप बुक्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना पसंद करेंगे, या आप क्या करेंगे कि ब्लॉक्स बना देंगे, साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के अलग अलग ब्लॉक्स, और उनमें फिर आप बुक्स को लेवल के लिहाज से अरेंज करेंगे, तो उससे हर एक बंदा अपने ब्लॉक में जाके बुक ढूंढ सकता है। और अगर आप अल्फ़ाबेटिकली भी करेंगे तो वहाँ पर वो मसला देगा, बट वहीं पर अगर आप कोई और चीज़ जैसे कि हमने नंबर या नेम वगैरह रखने, तो हम अल्फ़ाबेटिकली करें तो उसमें नाम ढूंढना आसान हो जाएगा। जबकि बुक को अगर हम रखें तो हमारे लिए ये है कि केमिस्ट्री की बुक्स का भी ए में नाम आ जाएगा, बायो फिजिक्स, तो हर कोई वहाँ ढूंढ होगा। तो उसके लिए कि पहले बुक्स के अलग अलग सेक्शन बना दिए यानी सब्जेक्ट्स के, और फिर उसमें अल्फ़ाबेटिकली कर लें तो अलग डाटा स्ट्रक्चर हो गया। जबकि अगर आप नंबर या नाम लिख रहे हैं तो आपको कोशिश होगी तमाम जो नेम है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आ जाए तो इजीली तौर पर पिक हो जाएगा। इसी तरह से हमारे जो प्रोग्राम होते हैं उनकी जो प्रोग्राम की टाइप होती है उसी की बेस पर हम अपना डाटा स्ट्रक्चर चूज़ करते हैं। ये प्रोग्राम यानी ये जो कोर्स होगा ये हमें यही सिखाएगा कि डाटा स्ट्रक्चर की टाइप्स बताएगा, और वो डाटा स्ट्रक्चर की टाइप क्या है बड़ी, डायनामिक अरेज, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक्स, क्वीज, ट्रीज एंड ग्राफ्स। ये 6 टॉपिक्स हैं जो हमने CS301 में कवर करना है। ये डिफरेंट टाइप के डाटा स्ट्रक्चर्स हैं बड़े, जिसमें डायनामिक अरेज हम पढ़ चुके हैं। डायनामिक अरेज का आपको याद होगा, क्या अरेज के टॉपिक में मैं थोड़ा सा बताया होगा, नीचे लिंक में आपको मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक। डायनामिक अरेज असल में अरेज कलेक्शन ऑफ मेमोरी सेल्स था जिसके अंदर हम अपना काफ़ी सारा डाटा रख सकते हैं एक जैसा। तो डायनामिक जो अरे था उसको ना आपने एक मतलब बना दिया, उसके अंदर चेंजिंग नहीं कर सकते। तो डायनामिक अरे का ये फ़ायदा था कि आपने 10 सेल्स की अरे बनाई, यानी कि 10 इंटीजर्स की अरे बनाई है, तो आप इसको बाद में प्रोग्राम के दौरान बढ़ा या कम कर सकते हैं। ये इसका फ़ायदा था। आप कोई काम करने लगे, आपको आइडिया नहीं था कि 30 होंगे या 35 होंगे, आपने अरे 30 की बना दी, आगे गए तो 45 निकले, तो आप इसमें बाद में
अरे में ऐड कर सकते हैं, तो उस अरे को हम डायनामिक अरे कहते हैं। ये हमने CS201 में पढ़ चुके हैं। जिसको इसमें कोई इशू हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, आपको इसके बारे में डिटेल बता दी जाएगी। हमारा जो अब चलेंगे 7 से 8 लेक्चर, वो लिंक्ड लिस्ट के बारे में चलेंगे। इसके रिलेटेड हम कुछ प्रोग्राम भी करेंगे, और इसके अलावा इसका मेन बात है कि इसका हमने कॉन्सेप्ट देखना, लिंक्ड लिस्ट क्या है। बड़ा लिंक्ड लिस्ट एक तरह का डाटा स्ट्रक्चर ही है, ठीक है, जिसको मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। और पहले हम बाकी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। डाटा स्ट्रक्चर हो गया, उसके बाद है एफिशिएंट प्रोग्राम। यानी डाटा स्ट्रक्चर जो है वो एक एफिशिएंट प्रोग्राम बनाने में हमारी मदद देता है। अब एफिशिएंट प्रोग्राम क्या होता है? एफिशिएंट प्रोग्राम अगर मैं बात करूं, हमारे पास जो कंप्यूटर है वो हर एक प्रोग्राम नहीं चला सकते। वाई? क्योंकि हमारा कंप्यूटर इतने पावरफुल नहीं है। एक एफिशिएंट, एक अच्छा प्रोग्राम वो होता है जिसके अंदर आप कोई भी प्रोग्राम चला सकते हो, यानी किसी वो रिसोर्सेज के लिहाज से भी अच्छा हो और चलने में भी फास्ट हो। ठीक है, दो चीजें उसके अंदर क्वालिटीज होती है, एग्जीक्यूट फास्टर और थोड़ी अगर मिनिमम रिसोर्सेज के ऊपर भी चलते हैं। रिसोर्सेज का मतलब है हमारी हार्ड डिस्क स्पेस, मेमोरी स्पेस, प्रोसेसर की स्पीड और रेजोल्यूशन ऑफ एलसीडी, ये सारी चीज़ें हमारी रिसोर्सेज हैं जो हम प्रोग्राम को चलने के लिए देते हैं। तो ऐसा जो एफिशिएंट प्रोग्राम, ऐसा प्रोग्राम होता है जो बहुत तेज़ी चले, यानी कि हमारा टाइम भी बचाए। और दूसरी चीज़ ये ना हो कि हम कंप्यूटर के ऊपर चलाएं एक चीज़ करने के लिए, उसको खड़ा करें और वो 2 घंटे तक करता रहे। नहीं, एक तो वो हो भी फास्ट, और दूसरा वो हमारी जो चीज़ें हैं, अपना हमारी जो रिसोर्सेज हैं, हार्ड डिस्क स्पेस, मेमोरी स्पेस, प्रोसेसर, उसको कम इस्तेमाल करें ताकि बाकी चीज़ें भी चल सकें। तो उस प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं? एफिशिएंट प्रोग्राम कहते हैं। ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डाटा मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूँ। ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डाटा क्या होता है कि हम अपने डाटा को अच्छे से तरतीब देकर रखें ताकि हमें उसको आसानी से मिल जाए। तो एफिशिएंट प्रोग्राम के अंदर अगर आप प्रोग्रामिंग करते हो, आपको पता हो कि डाटा को किस तरह से तरतीब देना है। जैसे एक कमरे के अंदर अगर आप 100 बुक्स रख दें तो कमरा आधे ज़्यादा फुल हो जाएगा। बट अगर उन्हीं बुक्स को आप उठाएं और एक छोटी सी अलमारी के अंदर फिट करने की कोशिश करें, यानी कि सही से तरतीब से रखें, तो एक अलमारी में आ जाएंगे, आपका कमरा खाली हो जाएगा। सेम यही प्रोसीजर डाटा स्ट्रक्चर में है कि हम जब डाटा की जो मैनेजमेंट है अगर वो अच्छे से करेंगे तो हमारे एक तो रिसोर्सेज भी बचेंगी और उनको ढूंढना आसान होगा, तो टाइम भी हमारा कम से कम लगेगा। एफिशिएंट सोल्यूशन और एफिशिएंट प्रोग्राम एक ही बात है बड़ी, कि ऐसा सोल्यूशन जो कम से कम रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज को यूज करे और हमारा टाइम भी बचाए। ज़्यादा टाइम लगने पर बहुत से क्लाइंट्स या जिनके लिए आप प्रोग्राम लिख रहे होते हैं, अगर उनको आप एक प्रोग्राम बना कर देते हैं लेकिन वो प्रोग्राम बहुत लंबा टाइम ले रहा है एक काम को करने में, तो उनको प्रोग्राम पसंद नहीं आएगा। क्योंकि इंसान कंप्यूटर को यूज़ ही इसलिए करता है ताकि वो अपने काम को जल्दी से कर सके। सो इसलिए जो हमारा जो प्रोग्राम है वो एफिशिएंट होना चाहिए। तो एफिशिएंट होने के लिए हमारे प्रोग्राम को तेज़ होना चाहिए और दूसरा हमारे रिसोर्स को कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। बट ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप जो काम करना चाहते हैं, आपने जी काम करना है, आपको 1 GB डाटा चाहिए, लाजमी 1 GB की स्पेस चाहिए उस डाटा को करने के, तो आप 200 MB में उसको करने की कोशिश करेंगे तो नहीं, आप उसको मिनिमम की तरफ लेके आए। ये नहीं कि आप जितनी भी देंगे उसमें करने की कोशिश करें, मिनिमम से मिनिमम जितना कम हो सकता है उतना कम करें। यानी कि 1 GB है, आप 900 MB में अगर उसको कवर कर सकते हैं तो कोशिश करें कि 900 MB में कवर हो जाए ताकि वो 100 MB बच जाए। इतना टाइम है। सो ऐसा ना हो कि आप उस रिसोर्स को बचाने के चक्कर में टाइम बढ़ा दें और जो काम 1 मिनट में हो जाए वो 1 दिन में हो रहा हो। सो ये चीज़ें हैं जो एक प्रोग्राम को अच्छा प्रोग्राम बनाती हैं। अब क्या है बड़ा, सिलेक्टिंग डाटा स्ट्रक्चर नेक्स्ट है बड़ा। अच्छा, आपको मैं जो पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ, मैंने टॉपिक्स लिखे हुए हैं, तो वो टॉपिक के लिहाज से मैं आपको समझाता जा रहा हूँ। ये आपके हैंडआउट्स में भी सेम यही चीज़ें बताई गई है, इसी तरह से टॉपिक्स हैं पढ़े। तो आपने क्या करना है कि ये लेक्चर ले लेना है, इसके बाद आपको हैंडआउट्स जो हैं वो मिल जाएंगे, हाईलाइटेड हैंडआउट्स। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप उस कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और आपको हर तरह की मदद एक तो फ्राहम कर दिया। दूसरे अगर आपने हाईलाइटेड हैंडआउट्स लेने हो तो भी रब्ता कर सकते हैं, तो वो वहाँ से आप पढ़ेंगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको वहाँ पर अच्छे से समझ आ जाएंगे। मैं सिर्फ एक एक टॉपिक वाइज आपको समझाता जा रहा हूँ। सो जब आगे बात करते हैं सिलेक्टिंग अ डाटा स्ट्रक्चर की, हम यहाँ पर तो बात होगी ना डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर ये एफिशिएंट प्रोग्राम क्या होता है। अब भाई हमने एक एफिशिएंट प्रोग्राम बनाना है तो उसके लिए हमें एक डाटा स्ट्रक्चर चूज करना होगा। सो हम डाटा स्ट्रक्चर को चूज करना है वो कैसे करेंगे, तो उसके 2 बातें हैं कि आप 2 चीज़ों पर गौर करेंगे, एक टाइम के ऊपर जैसे कि पहले ही मैं बता चुका हूँ, और दूसरा रिसोर्सेज के ऊपर। आप ये गौर करेंगे कि जो आप प्रोग्राम बना रहे हैं वो कम से कम टाइम इस्तेमाल करें। ये ना हो कि कई कई महीने लगा दे एक प्रोग्राम एक चीज़ को सॉल्व करने में, और दूसरी तरफ ये है पड़ा कि वो आपकी रिसोर्सेज कम से कम इस्तेमाल करें। और हम बनाते क्यों है एफिशिएंट प्रोग्राम, यानी कि जो सिलेक्टिंग डाटा स्ट्रक्चर है उसके लिए आपके पास रिसोर्सेज कंसंट्रेट देखते हैं और दूसरी बात टाइम देखते हैं, तीसरी बात बेसिक ऑपरेशंस।
यानी आपने असल में ना जब डाटा लिखना होता है, रखा हुआ होता है, तो उसको ये तो नहीं ना कि रख देना है, बल्कि आपने उसके ऊपर कोई ना कोई काम करना होता है। तो जो काम करना है वो बेसिक ऑपरेशन, फॉर एग्जांपल डाटा को निकालना है, रखना है, डिलीट करना है, कुछ ऐड करना है, उनके ऊपर कोई ना कोई कैलकुलेशंस करनी है, उनसे कुछ ना कुछ ग्राफ्स वगैरह बनाने हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है पड़ी आपकी बेसिक ऑपरेशन है। तो जो डाटा स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो तेज भी है, रिसोर्स भी कम यूज़ करता है, बट क्या वो आपके जो बेसिक ऑपरेशन है उनको हेल्प देता है? आप उसमें डाटा इजीली पुट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब जी आपने क्या किया, आपने बुक्स उठाई, बुक्स उठा के और रख दी छत के ऊपर, यानी आपके फ्लोर छत के ऊपर ना एक है बड़ा ये स्टोर रूम टाइप है, आपने उधर जाके उसको रख दिया, आपका कमरा भी साफ हो गया, बुक्स भी ऊपर अरेंज है पड़ी, बट क्या आप उनमें नई बुक्स रख सकते हैं इजीली? वहां से कोई बुक निकाल सकते हैं, उसमें से कोई बुक्स उठा सकते हैं? कैसा कर सकते हैं? बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसा डाटा स्ट्रक्चर हम चूज करेंगे जो टाइम बचाए, रिसोर्सेज बचाए, बट लास्ट ऑफ ऑल, बट ये इंपॉर्टेंट चीज है कि बेसिक ऑपरेशन भी वो इजीली परफॉर्म कर सके, न्यू डाटा रख सके, निकाल सके, कैलकुलेशंस कर सके, या कुछ भी है बड़ा वो उसके ऊपर कर सके। तो हम क्या है डाटा स्ट्रक्चर के बेसिक ऑपरेशन की बात हो रही है, तो बेसिक ऑपरेशन में हम बता दूं इंसर्ट डाटा और डिलीट। अब ऐसा ना हो कि आपने कोई डाटा रखा है, अब जी उसके बाद आप उसमें डाटा इंसर्ट ही ना कर पा रहे हैं, ठीक है? सो ये जो मसाइल है, और इसी तरह अगर आपने डिलीट किया तो डिलीट होने के बाद उसमें स्पेसेस रह जाए, ये सारी इश्यूज जो हैं बड़े ये हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 50 हैं बड़े, आप जिससे आगे डाटा इंसर्ट करना चाह रहे हैं 50 के आगे, पर वो इंसर्ट करने का ऑप्शन ही नहीं दे रहा, इश्यूज क्रिएट कर रहा है, आपका प्रोग्राम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, डाटा स्ट्रक्चर आपका इस काबिल था ही नहीं कि उसके अंदर नया डाटा ऐड हो सके इजीली। तो ये वो इश्यूज हैं पड़े जो हम बेसिक ऑपरेशन की बात होती है कि बेसिक ऑपरेशन देखते हुए आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना कि आपके सॉरी डाटा स्ट्रक्चर चूज करते हुए आपने बेसिक ऑपरेशन का भी ख्याल रखना कि ये सारे ऑपरेशन भी इजीली तौर पर उसके ऊपर हो सकते हों। आगे है कि हम डाटा स्ट्रक्चर, बेस्ट डाटा स्ट्रक्चर कैसे चूज कर सकते हैं। अब आपने ना फॉर एग्जाम्पल आपने डाटा स्ट्रक्चर देखे, 2-3 डाटा स्ट्रक्चर उसके ऊपर ना सूट करने हैं, आपको जो प्रोग्राम था 2 या 3 डाटा स्ट्रक्चर उसके ऊपर चूज अच्छी तरह से बैठ रहे थे, तो आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सा बेस्ट है? सो आप उसके लिए 2 प्रोग्राम लिखेंगे, ये भी आपके हैंडआउट में सारा प्रोसीजर बताएगा, और इसी तरह के क्वेश्चन हमारे पेपर्स में भी आएंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल बुक है, सो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही आएंगे कि भाई हम डाटा स्ट्रक्चर कैसे चूज कर सकते हैं, डाटा स्ट्रक्चर होता क्या है, और हमें बेसिक ऑपरेशन क्यों जरूरत होती है, कितने टाइप की ना चीज़ें हैं पड़ी जो हम मतलब कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं डाटा स्ट्रक्चर चूज करते हो, तो ये सारी बातें आपने कॉन्सेप्ट वाइज अपने जेहन में रखनी है। सो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा डाटा स्ट्रक्चर बेस्ट है? आप 2 प्रोग्राम लिखें, दोनों के ऊपर अलग अलग डाटा स्ट्रक्चर लगाएं, दिखने में तो दोनों सही लग रहे होंगे, पर फिर जब चलाएंगे तो आप देखेंगे कौन सा आपके डाटा स्ट्रक्चर के लिए रिसोर्सेज कम यूज कर, दोनों ही बराबर कर रहे होंगे, तो फिर आप देखेंगे जो आप प्रॉब्लम उसको दिया किसने जल्दी सॉल्व किया, जिसने जल्दी सॉल्व किया वो एक अच्छा डाटा स्ट्रक्चर होगा, ये एक बात होगी। पर हो सकता है कि जो डाटा स्ट्रक्चर आपने चूज किया वो थोड़ी मेमोरी के लिए तो अच्छा काम करता है, फॉर एग्जाम्पल आपने 100 चीज़ों का डाटा दिया, उसने अच्छे से कर लिया, पर वहीं पर अगर आप उसको 1000 चीज़ों का डाटा दें, क्या वो फिर भी इतने अच्छे से करेगा? या 1,00,000 चीज़ों का दें? अब ऐसा हो सकता है कि जो दूसरा प्रोग्राम था जो 1000 वालों के लिए सही साबित नहीं हुआ, वो 1,00,000 वालों के लिए सही साबित हो रहा हो, लेकिन जो 1000 वालों के सही साबित हो वो 1,00,000 वालों के लिए सही साबित ना हो रहा हो। तो इस तरह से आपने हर तरह से मवाजना करके देखना है कि कौन सा डाटा स्ट्रक्चर आपका टाइम बचा रहा है। अगर 2 या 3 अच्छे लग रहे हैं तो उनमें से एक ही बेस्ट होगा, तो आप चेक कर लेंगे कि कौन सा डाटा स्ट्रक्चर आपको सबसे ज्यादा फायदा दे रहा है, तो वो ही डाटा स्ट्रक्चर आप अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे। उसके बाद आ जाए थिंग एसोसिएटेड विद द डाटा स्ट्रक्चर, कि हमारी जो एसोसिएटेड होती है डाटा स्ट्रक्चर वो कौन सी होती है, वो मैंने यही बता दी जो आपको इसी तरह की है पड़ी, यानी कि स्पेस फॉर ईच डाटा आइटम इट स्टोर, यानी कि आपके पास उसके अंदर जो जो आइटम आपने रखना है, एक अच्छा डाटा स्ट्रक्चर क्या होगा कि उसके पास वो स्पेस हो जो हर डाटा स्ट्रक्चर के आइटम को रखने के लिए चाहिए होती है। दूसरी बात ये है टाइम टू परफॉर्म, ठीक है, बेसिक ऑपरेशन, यानी कि उसके पास टाइम हो, रिसोर्सेज उसके पास हो मुकम्मल की मुकम्मल, यानी कि उसके पास स्पेस हो हर एक आइटम को रखने की, और टाइम भी उसके पास हो कि ना वो सारे के सारे अच्छे से परफॉर्म कर सके लेकिन ज़्यादा टाइम भी ना ले। और तीसरा है प्रोग्रामिंग एफर्ट, यानी कि ये बेसिक ऑपरेशन असल में क्या है बड़े, प्रोग्रामिंग एफर्ट ही है बड़े, कि ये ना हो कि आपका जो प्रोग्राम बनाया है उसको आप बना तो रहे हैं पर वो इतना डिफिकल्ट है बनाने में कि ना समझ नहीं आ रही कि यार इसमें क्या ऐड करें क्या ना ऐड करें, कौन सी लें, तो प्रोग्राम समझने में भी और लिखने में भी आसान हो, उसके बाद बेसिक ऑपरेशन भी अच्छे से हो सकते हो, टाइम भी कम लगे लेकिन हर एक ऑपरेशन को टाइम दे हो, और सबसे ज़्यादा बड़ी बात कि वो रिसोर्सेज को एक अच्छे तरीके से यूज़ कर सके। सो ये 3 चीज़ें एक डाटा स्ट्रक्चर के साथ जुड़ी हुई होती हैं। तो अब तक मैंने आपको क्या बताया, मैं दोबारा से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। हमने डाटा
डाटा स्ट्रक्चर्स की बात की, डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके लिए हमने बात की कि ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डाटा क्या कहलाता है, फिर हमने बात की कि एफिशिएंट प्रोग्राम क्या होता है, एफिशिएंट प्रोग्राम के बाद एफिशिएंट सॉल्यूशन की बात की है, फिर हमने ये देखा है कि डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, सिलेक्टिंग ऑफ डाटा स्ट्रक्चर कैसे करते हैं, हम किस बेसिस पर डाटा सिलेक्ट करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें जरूरी है वो हमने डिस्कस कर ली। उसके बाद एक डाटा स्ट्रक्चर के अंदर बेसिक ऑपरेशन का क्या मीनिंग होता है वो हमने बात कर ली है। अब इसी तरह से हम कैसे डाटा स्ट्रक्चर 2 या 3 में से एक अच्छा डाटा स्ट्रक्चर चूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपका एक ही डाटा स्ट्रक्चर हर एक कंडीशन में अच्छा साबित हो, कुछ एक कंडीशन के लिए कुछ दूसरे के लिए। हाँ, बात ये होता है कि एक नॉर्मल एक अच्छा डाटा स्ट्रक्चर 3 से 4 चीज़ों पर अच्छी तरह से बैठ रहा है, आपके डेली लाइफ में कुछ प्रोग्राम्स हैं बड़े उन पर बहुत अच्छा बैठते हैं, तो लाजमी नहीं कि वो हमेशा ही सही हो, तो इसलिए आपको हमें चेक करते रहना होता है। फिर ऐसी चीज़ें जो डाटा स्ट्रक्चर जुड़ी हुई होती हैं वो भी हमने बात कर ली। अब बात आती है अरेज की, जो कि मैं बहुत पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि अरेज क्या होती हैं। इसके बारे में हमने एक पूरा लेक्चर है पढ़ा, जो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है पढ़ा, वहाँ से आप देख लेंगे। इधर मैं मोटा मोटा ही आपको बता रहा हूँ। आपकी बुक में प्रोग्राम दिया गया है, हैंडआउट्स में उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है कि ना हम कैसे एक अरे बना सकते हैं। वो एक छोटा सा प्रोग्राम है, प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं है, बट ये है कि मैं लेक्चर के एंड में वो थोड़ा सा प्रोग्राम की ना हैंडआउट्स के ऊपर से वीडियो आपको समझा दूंगा कि क्या होती है। लेकिन ये है कि हम अरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं, इंट x20। यहाँ पर हम ये बताते हैं कौन सा डाटा टाइप है, ये मैं आपको समझा चुका हूँ, इंटीजर सारा कुछ एक लेक्चर में समझा चुका हूँ। ये हमारी अरे का नेम होता है, और ये जो 20 है ये हमारा साइज होता है कि आप कितने इंटीजर इस अरे के अंदर सेव कर सकते हैं। तो ये हमारा कोई भी अरे है उसको डिक्लेयर करने का तरीका। इसको फिल करने के लिए हम लूप्स यूज करते हैं, जो कि हमने CS201 में करके देखा था। नॉर्मली हम फॉर लूप की मदद से किसी भी अरे को फिल करते हैं। सो डिक्लेयर करने का मेथड ये है बड़ा। उसके बाद है एक्सेस मेथड, यानी कि हम इसको एक्सेस कैसे करते हैं। आपने फॉर एग्जांपल एक अरे बना ली, अब अरे को आप इसका कोई भी एलिमेंट है वो एक्सेस हम कैसे करते हैं, यानी कि x तो अरे का नेम है, हमने 4 अरेज बना ली, या हमारे पास 4 अलमारियां पड़ी हैं, अब हर अलमारी का हमने एक नाम रख दिया x y z, 3 अलमारियां, अब उसमें खाने हैं 1 2 3 4। तो जब आपने बताना होता है कि हाँ भाई बुक उठा के ला, एक आदमी उसको नहीं पता, अनपढ़ है, उसको बुक का नाम नहीं आता, आप कहोगे यार वो अलमारी है x वाली, उसके पास जा, या x भी उसको नहीं पता, हम कहते हैं पहले वाली अलमारी है उसके पास जा, चौथे खाने के अंदर तीसरी बुक, ठीक है, ये हम उसको एक एड्रेस बता रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पर ये x हमारी एक अलमारी है, यानी कि अरे का नेम है, उसके अंदर हम बताते हैं उसका खाना कौन सा है, 0 1 2 3, ये 20 खानों वाली आपने अलमारी बनाई है, 20 वाली, तो उसमें से आप उसकी इंडेक्स नंबर आपको पता है 0 से स्टार्ट होता है और अरे के साइज से एक कम तक होता है, यानी कि 0 स्टार्ट होगा, अगर 20 की अरे है तो 19 तक होगा, 40 की अरे है तो 39 तक होगा, 100 की अरे है तो उसका जो इंडेक्स नंबर यानी कि एड्रेस है, जैसे मैं कह रहा हूँ ना उस डब्बे में पड़ी है चीज, तो जो डब्बे का नंबर होगा ना वो हमेशा साइज से एक कम होगा। क्लियर होगी बात। सो इस तरह से हम एक्सेस करते हैं कि हम अरे का नेम बताते हैं और उसके साथ उसका इंडेक्स नंबर बताते हैं। अगर आप सिंपल x लिखोगे तो आपको कुछ भी नहीं देगा, क्योंकि x पूरी की पूरी अलमारी का मतलब है, वो कोई डाटा नहीं है बल्कि कलेक्शन ऑफ डाटा है बड़ा। अगली बात ये है बड़ी कि ना मेमोरी लोकेशन, बात ये चीज कि मैंने पहले बता चुका हूँ, जो अरेज होती हैं ये कंटिन्यू होती हैं। मेमोरी है ना हमारे, मेमोरी मैंने कई मतलब आपको समझा चुका हूँ मेमोरी के बारे में भी कि ये हमारा मेमोरी है। तो जो अरे होती है, अरे के अंदर ये एक चीज है बड़ी कि इसके अंदर ना आपको कंटिन्यू सेल्स चाहिए होते हैं। फॉर एग्जांपल 20 हैं तो ये आपको 20 यूं चाहिए, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। ये नहीं हो सकता कि पहले 5 ऊपर है फिर दरमियान में कोई और चीज का डाटा फिर 5 के 5। अरे मतलब कंटिन्यूअस सेल्स होते हैं हमारी रैम के अंदर। अगर आपने अरे बनानी है तो आपको कंटिन्यू 20 सेल मौजूद होने चाहिए। अगर कंटिन्यू सेल मौजूद नहीं है तो अरे नहीं बनेगी, रैम आपको एरर दे देगा, कंप्यूटर एरर देगा प्रोग्राम बनाते हुए। तो ये एक फायदा भी है और हमारे लिए नुकसान भी है कि जो अरेज है ये जो है जो हमारी जो मेमोरी लोकेशन है वो उसको कंटिन्यू मेमोरी लोकेशन चाहिए होती है। 20 के 20 सेल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं तो ही हम अरे बना सकते हैं। एक ये बात आ गई। दूसरी बात ये है बड़ी कि ना जो इसके अंदर डाटा रखा जाता है वो सेम टाइप का होता है। आप अरे के अंदर सेम टाइप का डाटा रख सकते हैं। जो आपने अरे डिक्लेयर करते हुए साथ बताया, जैसे कि हमने यहाँ पर जब डिक्लेयर किया तो हमने इंट बताया, तो इस 20 के अंदर आप सिर्फ कोई ना कोई इंटीजर ही सेव कर सकते हैं, कोई कैरेक्टर कोई फ्लोट पॉइंट इस तरह से कुछ भी सेव नहीं कर सकते। अरे के लिहाज से 2 बातें समझ आ गई, एक तो कंटिन्यू होती है और दूसरी सेम टाइप का डाटा सेव कर सकती है। ये इसकी मेमोरी लोकेशन के लिहाज से बात हो गई। अगला बात है बड़ी एल वैल्यू। ये एक नई चीज है बड़ी। एल वैल्यू क्या है? एल वैल्यू, एल फॉर मींस
फॉर एग्जांपल मैं अगर x को वैल्यू देना चाहता हूँ x इज इक्वल टू 3, तो x को मैं एक साइड पर रखता हूँ, ये मेरी लेफ्ट साइड है, और इसको मैं एक वैल्यू देता हूँ। सो इसी चीज को अगर किसी भी नंबर को आप कोई वैल्यू दे सकते हैं नाम को प्रोग्रामिंग में, तो उसे हम एल वैल्यू कहते हैं। तो हमारी जो अरे है वो एक एल वैल्यू नहीं है। आप अरे के नेम को कोई चीज नहीं दे। फॉर एग्जांपल अगर आप कहोगे x इज इक्वल टू 3, तो x जो है ये किसी स्पेस का नाम नहीं, यानी कि ये यहाँ पर इस सेल का नाम नहीं, बल्कि ये पूरे 20 कलेक्शन ऑफ सेल्स का नाम है। तो आप इसको ना नंबर कोई नहीं दे सकते, कोई चीज इसके अंदर स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है, ना ही इसको कोई एड्रेस दे सकते हैं, कोई भी चीज इसको अलाउ नहीं होती देना। अगर आप लिख दें x इज इक्वल टू 20, या फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं x इज इक्वल टू एंड n। अब ये एंड जो यूज होता है ये भी याद रखें, जब आप किसी चीज का एंड लगाते हैं तो इसका मतलब है कि आप उसका एड्रेस सेव करना चाह रहे हैं इस वेरिएबल के अंदर। एड्रेस के बारे में मैंने सब कुछ आपको समझा चुका हूँ, तो ये बार बार मैं नहीं समझाने वाला इस कोर्स में। n हमारा एक वेरिएबल है, उसका एक एड्रेस है बड़ा रैम के अंदर, तो वो एड्रेस हम x में सेव कर देते हैं। लेकिन x एक क्या है बड़ा अरे, तो भी ये सेव नहीं हो सकता। अरे के अंदर आप कोई चीज सेव नहीं करते। हाँ, अरे के एलिमेंट में सेव करने के लिए आप इसको कैसे एक्सेस करेंगे, x0 इज इक्वल टू n, तो हम कर सकते हैं कि x की जो पहली वाली जगह है इसके अंदर n का मेमोरी एड्रेस सेव कर दो। इसका मतलब ये है दिस इज अलाउड, ये एक एल वैल्यू बन सकती है। बट अगर आप सिंपल अरे को एक एल वैल्यू कहें तो ये एक एल वैल्यू नहीं है, यानी कि आप इसको कोई नंबर से या कोई भी डाटा इसके अंदर डायरेक्ट नहीं रख सकते, बल्कि इसके साथ एक इंडेक्स नंबर बताकर ही आप इसके अंदर डाटा रख सकते हैं। तो ये एल वैल्यू होता है। दोबारा रिवाइज कर देता हूँ, कोई भी चीज प्रोग्रामिंग के अंदर जिसको आप कोई ना कोई वैल्यू देकर उसके अंदर वैल्यू रख सकते हैं वो एल वैल्यू कहलाती है, ठीक है। अगर उसके अंदर नहीं रख सकते तो वो एल वैल्यू नहीं होती। सो हमारी जो अरेज हैं ये एल वैल्यूज नहीं है, हम इनके अंदर डाटा डायरेक्ट नहीं रख सकते, बल्कि उसके इंडेक्स नंबर के साथ साथ उसके अंदर एक एक करके डाटा स्टोर करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद क्या है बड़ा जी, ये भी हो गया कि एंड का ऑपरेशन जो है ये नॉर्मली मेमोरी का एक एड्रेस सेव करने के लिए यूज करते हैं। किसी भी चीज का अगर आपने एड्रेस रखना है तो आप उसके लिए यूज करेंगे। डायनामिक अरेज बनाने का तरीका, ठीक है, यानी कि डायनामिक अरे हम कैसे बना सकते हैं, इंटीजर स्टैरिश या प्रोग्राम बताया गया, यहाँ पर हम एक नाम रखते हैं जिसके अंदर हम कुछ स्टोर करेंगे। कि हमने असल में ये एक पॉइंटर बनाने के लिए हम स्टार भी यूज करते हैं। जब आप लोग कोई पॉइंटर बनाना होता है, पॉइंटर के बारे में बता चुका हूँ, पॉइंटर इज अ वेरिएबल जो बता किसी चीज की तरफ पॉइंट करते हैं कि हाँ भाई वहां से। सो हमने एक पॉइंटर बनाया y नेम का, हमने इसके अंदर एक न्यू अरे बनाई है। न्यू अरे का हम नाम को नहीं लिखेंगे, न्यू x20, तो हमने x के नेम से एक और अरे बना दी है इंटीजर 20, सॉरी नेम हम कोई नहीं लिखेंगे। यहां पर हम बताएंगे कि हमारे पास भाई एक पॉइंटर बना दो जो ना ये इंट टाइप का एक पॉइंटर बना दो y नेम से, जिसको 20 नई मेमोरी एलोकेशन का एड्रेस दे दो। तो ये जो y है ये एक पॉइंटर है, इसको हमारी जो 20 मेमोरी एलोकेशन होगी, क्योंकि ये अरे बना रहे हैं तो अरे कंटिन्यू होती है, तो इस y के अंदर पहली मेमोरी एड्रेस या ये जो होगा ना पहला सेल, इसकी मेमोरी का एड्रेस उसमें सेव हो जाएगा। और क्योंकि हमने यहाँ पर 20 वर्ड्स की अरे बना दिया, यानी 20 इंटीजर्स की अरे बना दिया, तो पहले के बाद दूसरा तीसरा चौथा कंटिन्यूसली 20 तक उसके अंदर सेव हो जाएगा। तो जब आप y को कॉल करोगे तो आपको वो पहला एड्रेस मिल जाएगा और उसके बाद आप उससे आगे 20 एड्रेस तक यूज कर सकते हो, क्योंकि अरे कंटिन्यू होती है। तो दोबारा से ये बता रहा हूँ, ये जो स्टेटमेंट है इसका मतलब है इंटीजर टाइप का हमने एक वेरिएबल बनाया है जो कि असल में एक पॉइंटर है। स्टैरिश का मतलब है उस न्यू का जो वर्ड है पर ये कोई भी चीज क्रिएट करने के लिए हम प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं, खासतौर पर C++ में। उसके अंदर हमने 20 नंबरों की अरे बनाई है और उस 20 नंबरों की अरे का जो है पहले का एड्रेस हमने y में सेव कर दिया। y में से आप कोई भी एड्रेस कहीं पर भी उसको यूज कर सकते हैं उस अरे को डायनामिकली। सो ये डायनामिक अरे के लिहाज से है। आगे हमारा आ जाता है लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर। लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर में क्या है बड़ा, सेम टाइप ऑफ अरे है, इसमें भी हम डाटा स्टोर करें। जैसे कि आप घर के लिए कोई लिस्ट बनाते हैं, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ बताया था कि लिंक्ड लिस्ट। सो लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर, लिंक्ड लिस्ट असल में लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर को ही कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आप घर से कोई सामान लेने जाते हैं तो आप एक लिस्ट बना लेते हैं। इसी तरह से जो लिंक्ड लिस्ट है असल में डाटा की एक सिंगल लिस्ट है। अरे मतलब डबल भी हमने पढ़ी थी, तीन भी पढ़ी थी, रोज एंड कॉलम के लिहाज से भी हमने पढ़ी थी CS2 में। लेकिन जो लिंक्ड लिस्ट है ये सिंगल होती है, नॉर्मली एक ही तरफ जाती है और सेम टाइप से अरे की तरह ही होती है। इसको बनाने का तरीका भी हमने आगे पढ़ना है। इसके जो स्टेटमेंट्स हैं क्रिएट ये वो इस तरह के बहुत से चीजें हमने वो भी हमें पढ़नी है। अभी यही है कि सारा की सारी सेम टू सेम अरे की तरह, बट इसमें एक छोटा सा फर्क है बड़ा कि लिस्ट का लाजमी नहीं है कंटिन्यू होना।
जैसे इसके लिए 20 के 20 सेल आपको कंटिन्यू चाहिए, लिस्ट के लिए ऐसा नहीं है कि आपको 20 के 20 सेल कंटिन्यू चाहिए, आप खुद अपनी मर्जी से बना सकते हैं। इसके अंदर ऑर्डर सेम है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, सिंपल सी बात है। हर एक के अंदर कंटिन्यू आप चलते जाएंगे। लिंक लिस्ट के अंदर यानी कि लिस्ट के अंदर आप अपनी मर्जी से ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने अल्फाबेट लिख दिए, अब भाई आप चाहते हैं ये रिवर्स अल्फाबेट में हो जाए तो वो भी कर सकते हैं आप। अच्छा, इसके अंदर से डाटा डिलीट वगैरह भी हम सेम जैसे हम अरे के अंदर से डिलीट वगैरह कर सकते हैं, इसके अंदर से भी कर सकते हैं। सेम कुछ प्रोसीजर्स हैं, कुछ कमांड्स हैं, वो हमें सीखनी पड़ेंगी जिसकी वजह से हम लिस्ट के अंदर भी वो सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं। अब जब हम बात करते हैं ना अरे की, तो अरे के अंदर हमें जब भी डाटा चाहिए होता तो हम शुरू से शुरू करते तो चलते जाते थे, या फिर दूसरा ऑप्शन ये होता है कि हमें पॉइंटर होना चाहिए, पॉइंटर। तो हम किसी भी एक चीज का, एक सेल का पॉइंटर को एड्रेस दे देते थे और फिर उस पॉइंटर की मदद से हम उसको एक्सेस करते थे। अरे की बात हो रही है, या तो हम शुरू से शुरू करके वहां तक पहुंचते थे, या फिर दूसरा ये तरीका था कि हमारे पास किसी का एड्रेस हो या इंडेक्स नंबर हो। इंडेक्स नंबर का क्या मतलब है कि वो भाई कौन सी जगह पर है, जबकि लिस्ट के अंदर ऐसा नहीं है। लिस्ट के अंदर ना आपका एक करंट पॉइंटर होता है, करंट लोकेशन। ये मेरे पास एक लिस्ट है, मैं लिस्ट को थोड़ा सा अलग तरीके से बना देता हूं। ये एक लिस्ट है भाई, 10 से 12 चीजें जितनी भी हैं भाई। सो इसमें अगर आपने डाटा एक्सेस करना है तो आपका एक करंट पॉइंटर होता है। जब आप उसमें डाटा ऐड कर रहे होते हैं या उससे पढ़ रहे होते हैं तो आपके पास एक ना करंट मेमोरी एलोकेशन करंट पॉइंटर होता है। वो कहाँ है? फॉर एग्जांपल आप इस टाइम में यहाँ पर खड़े हैं तो आप इसकी मदद से आगे पीछे कर सकते हैं, जैसे डाटा रिमूव कर सकते हैं, डाटा ऐड कर सकते हैं उसी पॉइंटर की मदद से। आपको जरूरत नहीं है कि आप इंडेक्स नंबर देखो, आपको जरूरत नहीं है कि आप शुरू से दोबारा शुरू करो, बल्कि जहां पर आपका करंट पॉइंटर है वहीं से आप आगे शुरू कर सकते हैं। तो उसके लिए यह है, उसके लिए भी 4 से 5 कमांड है। स्टार्ट, तो वो स्टार्ट में ले आएगा, एंड एंड पे ले जाएगा, डिलीट, रिमूव। तो इस तरह की बहुत सी कमांड्स हैं जो आपके हैंडआउट्स मैंने हाईलाइट कर दी है। इस लेक्चर में उनके आगे बताया हुआ उनका यूज, तो वो बस आप यूज पढ़ेंगे, याद रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने उनको इंप्लीमेंट करके देखना कि वो कैसे कैसे यूज होती हैं। दोबारा बता देता हूँ, लिस्ट सेम टाइप ऑफ अरे है, इसके बारे में डिटेल मैंने अंडरलाइन कर ली दी है, हाईलाइट आप उसको पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी। सेम टाइप से अरे है, इसके अंदर भी हम वैसे डाटा ऐड करते हैं, रिमूव करते हैं, ठीक है। बट इसमें एक हल्का सा फर्क ये है बड़ा कि अरे के लिए आपको कंटिन्यू मेमोरी लिस्ट चाहिए होती है, जबकि लाजमी नहीं कि आपको जो लिस्ट है उसके लिए कंटिन्यू आपके पास 4 है, 4 के बाद नहीं है, फिर आगे 10 हैं बड़े, तो आप फिर लिस्ट यूज करेंगे। लिस्ट में ये है कि आप पहले 4 यूज करके अगले 10 और फिर इस तरह करके कर सकते हैं, उसमें आपके लिए कंटिन्यू होना जरूरी नहीं है, अरे के लिए जरूरी होता है। ये एक चेंज है बड़ा। बाकी इसके अंदर भी हम डाटा ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, हर एक काम कर सकते हैं। दूसरी बात, इसके ऊपर जो ऑपरेशन हो सकते हैं, क्रिएट, रिमूव, ऐड, कॉपी, ये सारे इसके ऑपरेशन है। यानी कि आपने इस लिस्ट को कॉपी करना है तो उसके लिए कॉपी की कमांड है, क्रिएट के लिए एक नई लिस्ट बनाने के लिए। तो इस तरह से 8-10 कमांड है जो आपके फर्स्ट लेक्चर के लास्ट वाले पेज पे दी गई हैं, वो आप देख लेंगे, उनके आगे मीनिंग दिए हुए हैं, समझ ना आए तो पूछ लेंगे, बट यही कमांड हमने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर यूज भी करनी है। दूसरी तरफ ये है कि जो चीज़ है बड़ी ना, कि हमने जब इसमें डाटा निकालना होता है अरे में से, तो या तो आपको यहाँ का इंडेक्स नंबर पता होना चाहिए कि भाई जो डाटा पड़ा है वो किस इंडेक्स नंबर पर पड़ा है। इंडेक्स नंबर आपको समझ आ गई होगी कि x0, x2, x3, x हमारा ये अरे है और उसमें कितने नंबर पर हमारा डाटा पड़ा है, तो लाजमी होता था उसको ढूंढने के लिए। जबकि लिस्ट के अंदर आपका एक पॉइंटर होता है, जब आप चलते जा रहे थे लिस्ट में तो वो पॉइंटर साथ साथ मूव करता है, करंट लोकेशन। तो जैसे ही आपको कोई डाटा निकालना है तो आपको अपने करंट लोकेशन पता होना चाहिए कहाँ पर है, तो उससे आप आगे पीछे उस पॉइंटर को मूव करवा कर वो डाटा निकाल सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, उसको हासिल उसके ऊपर कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो उस पॉइंटर को मूव करवाने के लिए अभी आपके पास 4 से 5 कमांड है, स्टार्ट, एंड, ये वो, तो अगले पेज पर वो कमांड भी बताएंगे। इनका यूज भी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। होप सो आपको लेक्चर अच्छा लगेगा। किसी का कोई इशू है काइंडली आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, हमसे आप रब्ता कर सकते हैं। ये बुक थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल है तो इसको कोशिश करें कॉन्सेप्ट लें, प्रोग्रामिंग इतनी ज़रूरी नहीं है इस बुक के लिए पेपरों के वाइज। और वैसे भी आपको पहले इसके कॉन्सेप्ट होने चाहिए कि अरे क्या है, लिंक लिस्ट क्या है, फिर हम उसको यूज़ भी कर लेंगे। इसमें एक छोटा सा प्रोग्राम है अरे के लिहाज से, अगर आपको समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देंगे, मैं बाद में उसके ऊपर छोटी सी वीडियो बना के आपको वो समझा दूँगा। हमसे जुड़े रहें, नीचे हर चीज़ नेक्स्ट लेक्चर